हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है या नहीं है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को स्क्रीन विजिबल होगा एकदम मस्त तरीके से। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और पहले ही बता दूं, ये टॉपिक जो है वो जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये टॉपिक जो है वो जेई एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि पॉलीप्रोटिक एसिड्स के पीएच पे कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे को दरअसल कन्फ्यूज़न होता है कि के ए 1 तो हमने सुना था, पहला डिसएसोसिएशन, उसके बाद ये के ए 2 कहाँ से आ गया। और कभी कभी कई क्वेश्चंस में एडवांस्ड के के ए 3 तक बात करी जाती है। तो उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड्स, कोई भी डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक एसिड आपको गिवन है, तो उन पर्टिकुलर एसिड्स की आप पीएच कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कुछ मिनी स्टेप्स में, या फिर उनका जो मेन कंसेप्ट होता है वो कैसे डिराइव्ड होता है। और एक कंसेप्ट भी आपने सुना होगा कि पॉलीप्रोटिक एसिड्स के केस में जब भी H+ का डिसोसिएशन होता है, तो उस टाइम पे H+ जब दो बार डिसोसिएट होता है, तो उस टाइम पे H+ की कंसंट्रेशन जो फर्स्ट टाइम डिसोसिएट होता है उतनी ही सेकंड टाइम में आपको लेनी होती है। तो ऐसे जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज अपन इस छोटी सी वीडियो में कवर करने वाले हैं। बिल्कुल ही बेसिक, और ज़्यादा कुछ इसमें एडवांस जाने की बात नहीं है, मतलब बेसिक सारा कुछ रहने वाला है अपने पास। तो बिल्कुल ही ध्यान से देखना, आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, और बेसिक बेसिक आपको सारा कुछ जो है पॉलीप्रोटिक एसिड्स के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि पॉलीप्रोटिक एसिड वगैरह ये क्या चीज़ है, मतलब व्हाट इज़ पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड अपने पास होता क्या है? देखो, पॉलीप्रोटिक एसिड से पहले ना अपने पास दो चीज़ आती है। अपने पास जो एसिड्स की कैटेगरी होती है, लुईस एसिड ने जो एसिड्स की कैटेगरी रखी थी, वो सबसे पहले उसने 3-4 कैटेगरी में रखा था। थोड़ा सा मैं इंट्रो दे रहा हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं अपन बेसिकली। एक रखा था उसने मोनोप्रोटिक एसिड को, ठीक है, मोनोप्रोटिक एसिड हो गए। एक रखा था उसने कौन से एसिड को, एक रखा था उसने डाइप्रोटिक एसिड को, डाइप्रोटिक एसिड्स को। एक और कैटेगरी रखी थी उसने, वो रखी थी ट्राइप्रोटिक एसिड की। किसकी? ट्राइप्रोटिक एसिड की। अब मोनोप्रोटिक एसिड वो एसिड हो गए जो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कौन से हो गए? डोनेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। वो एसिड्स हो गए जो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। डाइप्रोटिक एसिड से क्या समझ में आ रहा है? जो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। कौन से एसिड? डोनेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, डोनेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके साथ इसके पास सिर्फ क्या होगा अपने पास? इसके पास होगा, एक मिनट, इसके पास होगा अपने पास pKa1। और इसके पास अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके पास क्या क्या हो सकता है? इसके पास हो सकता है pKa1 भी हो सकता है, इसके पास pKa2 भी होगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो। ट्राइप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, जो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसे अपन कौन से एसिड्स बोलते हैं? ट्राइप्रोटिक एसिड्स बोलते हैं। इनके पास क्या क्या होता है? इनके पास होता है pKa1 भी हो सकता है, इनके पास pKa2 हो सकता है, इनके पास pKa3 भी हो सकता है। क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो 3 बार ये क्या करेंगे? डिसोसिएट करेंगे। मोनोप्रोटिक एसिड वो एसिड हो गए जो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। डाइप्रोटिक एसिड वो एसिड्स हो गए जो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और ट्राइप्रोटिक एसिड वो एसिड्स हो गए जो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब ये जो दो कैटेगरी है एसिड्स की, डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक एसिड्स, इन्हें अपन एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखते हैं जिसे अपन बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड बेसिकली वो एसिड्स होते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डोनेट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स। जो भी एसिड एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे अपन किस कैटेगरी में रखते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब डाइप्रोटिक एसिड भी एक स्पेशल टाइप का पॉलीप्रोटिक एसिड हुआ, तो डाइप्रोटिक को एसिड्स को अपन लिखते हैं क्या? डाइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड्स। ट्राइप्रोटिक एसिड भी एक टाइप का पॉलीप्रोटिक एसिड हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर ये डोनेट कर रहा है तो उसे अपन ट्राइप्रोटिक के कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो ट्राइप्रोटिक एसिड इज अ स्पेशल केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की मैंने एग्जाम्पल ली, H2SO4, जो कि एक एग्जाम्पल है डाइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक एसिड का। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल लूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास? H2SO4। अभी H2SO4 की जो कैटेगरी होती है वो कौन सी कैटेगरी में हम इसे रखते हैं? इसे अपन डाइप्रोटिक एसिड नहीं कहेंगे, इसे अपन कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? डाइप्रोटिक
पॉलीप्रोटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभार एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछी भी जा सकती है। डायप्रोटिक याद रखना, पॉलीप्रोटिक एसिड, क्योंकि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर ही रहा है, दो कर रहा है इसलिए तो डायप्रोटिक आया, पर एक से ज़्यादा कर रहा है इसलिए पॉलीप्रोटिक एसिड भी आएगा। तो कौन सी कैटेगरी में आ गया बेसिकली, ये अल्टीमेटली कैटेगरी आ गई डायप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड। तो H2SO4 का जब जो डिसएसोसिएशन होता है, वैसे अपन इसको डिस्कस करेंगे, इसका बेसिक छोटा सा डिसएसोसिएशन डिस्कस करते हैं। जब H2SO4 को जब आप डिसएसोसिएट करवाते हो, तो जब हमने इसको डिसएसोसिएट करवाया तो यहाँ पर अपन को मिलता है H प्लस प्लस यहाँ पर मिलता है HSO4 निगेटिव। अभी यहाँ पर जो एक और H प्लस ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो ये फर्दर डिसएसोसिएट करता है। तो उसके दो डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन होती है। HSO4 माइनस ये एक बार और डिसएसोसिएट करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक और H प्लस रिलीज हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर एक H प्लस जनरेट हुआ, यहाँ पर एक और H प्लस अपने पास क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो इस तरीके से ये H2SO4 जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है अपने पास, डाइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड। और भी कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे आपने नाम ले लिया सल्फ्यूरस एसिड का नाम ले लिया, सल्फ्यूरस एसिड का अपन ने नाम ले लिया। सल्फ्यूरस एसिड इज़ अ वेल नोन एसिड, आप सबको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है H2, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3 इज़ अ सल्फ्यूरस एसिड। तो सबसे पहली बार जब ये डिसएसोसिएट होगा तो ये अपने पास क्या बनाने वाला है, ये बनाने वाला है HSO3 निगेटिव आयन, एंड फर्दर डिसएसोसिएट होगा और लास्ट में जनरेट कर देगा SO3 2 माइनस। एक H प्लस ये अपने पास यहाँ पर जनरेट करने वाला है, और एक H प्लस ये अपने पास यहाँ पर भी क्या करने वाला है, जनरेट करने वाला है। तो ये दो बार क्या होता है, डिसोसिएट होता है। तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, बेसिकली डायप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड्स। इस कैटेगरी में क्या रखते हैं अपन, किसको रखते हैं, H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड को रखते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको ट्राइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड का, तो उसका जो फेमस एग्जांपल है दैट इज H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है, वो बेसिकली फेमस एग्जांपल है किसका, पॉलीप्रोटिक, सॉरी हाँ, ट्राइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड। तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमसे बोले ट्राइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक का मतलब समझ गए, सबसे पहले तो उसको 3 बार डिसोसिएट होने की जरूरत है। ट्राइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड। जो भी एसिड ट्राइप्रोटिक या डाइप्रोटिक होंगे वो अल्टीमेटली क्या होंगे, पॉलीप्रोटिक तो होंगे। ये तो बात तो अपने पास क्या है, कंफर्म है, इस बात को कोई नहीं बदल सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है अपने पास। तो इसका कोई एग्जांपल बोलो, तो इसका कोई एग्जांपल ये हो गया अपने पास H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज वन ऑफ द फेमस एग्जांपल। ठीक है, ये कैसे कैसे डिसोसिएट होता है, इसका भी एक अपन क्वेश्चन अगर टाइम मिला तो कर लेंगे। इसका भी अपन के पास क्वेश्चन है। ये सबसे पहले जब डिसोसिएट होगा तो बनाएगा H2PO4 माइनस, ये फिर फर्दर डिसोसिएट हो सकता है एक बार और, तो क्या बना देगा HPO4 2 नेगेटिव, एक बार फर्दर और डिसोसिएट हो सकता है तो अपने पास क्या बनाएगा PO4 3 नेगेटिव। तो बेसिकली इसके 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट है, अल्फा 3 यहाँ पर मान लेते हैं, अल्फा 2 यहाँ पर मान लेते हैं, और अपन अल्फा 1 क्या कर रहे थे, यहाँ पर मान लेते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर किसी बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी किसके बारे में, पॉलीप्रोटिक एसिड्स अपने पास क्या होते हैं, कि किस चीज़ के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो आई होप कि इतने से उसको इन्फॉर्मेशन लग गई होगी कि व्हाट आर पॉलीप्रोटिक एसिड, और जो बेसिकली कैटेगरी होती है एसिड्स की, ये जो भी अपन कैटेगरीज की बात करते हैं, ये डाइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक इन सब कैटेगरीज के अपन जो बात करते हैं, अब सबको पता लग गया होगा कि एक मिनट इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कैटेगरी का बेसिक जो फंडा है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। ये बेसिकली एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है जिसकी मदद से आज हम समझेंगे कि पॉलीप्रोटिक एसिड्स अपने पास क्या होते हैं। कोई ज़्यादा तोप इलस्ट्रेशन नहीं है, बट हाँ जेईई एडवांस में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। कौन सी सेक्शन की, पॉलीप्रोटिक एसिड, क्योंकि मोनोप्रोटिक एसिड के तो सब कर लेते हैं। ठीक है, वो PKA माइनस log C/2 जो फॉर्मूला होता है pH का, और ये कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस C अल्फा, ये सब चीज़ें अपन कर लेते हैं। पर दिक्कत वहाँ पर आती है जहाँ पर दो डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर कई कई केसों में ट्राइप्रोटिक एसिड्स वगैरह हमें दिए होते हैं। तो उसका जो बेसिक एक आध क्वेश्चन जब आपने कर लिया, सो आफ्टर दैट यू कैन फील कॉन्फिडेंट मच कि आप जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चन क्या कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, और एडवांस लेवल के कंसेप्ट भी आपने कवर अप कर लिए। तो KA1 जब गिवन हो, जब KA2 आपको गिवन हो, उस केस में बताते हैं आप चीज़ें किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल H2S जो अपने पास एग्जांपल है, H2S इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो इसकी चीज़ यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही होंगी। ओके, H2S जो है अपने पास, सबसे पहले H2S कौन सा एग्जाम्पल है, क्या है H2S? H2S इज अ डाइप्रोटिक, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की इसके पास एबिलिटी है, दो प्रोटॉन। एक मिनट,
ओके, ड्राई प्रोटिक के बाद क्या आएगा, पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, ड्राई प्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड। तो H2S कौन सा एग्जांपल है अपने पास, H2S इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राई प्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड। एक मिनट, ये रेक्टेंगुलर इलिप्टॉइड कुछ शेप का बॉक्स बन गया, आई वांट रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये बन गया अपने पास H2, एक मिनट, हाँ आज रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के रहेंगे कुछ भी हो जाए। बन गया रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ H2S इज गिवन टू अस 0.1 मोलर, कंसेंट्रेशन गिवन है H2S की, ठीक है। इसका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 अपने को गिवन है 10⁻⁻7, Ka2 अपने को गिवन है 10⁻⁻4। देन वी हैव टू कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन आएगा, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस, कुछ चीज़ वहाँ से कॉपी नहीं हुई क्या, कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस एंड एट लास्ट pH। तो ये सारी चीज़ें अपन को कैलकुलेट करनी है। तो इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेंगे जिसमें आपके पास 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको गिवन होंगे, जैसे अभी सिर्फ Ka1 और Ka2 गिवन है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्राइप्रोटिक एसिड का केस आ जाए और आपके पास Ka1, Ka2 या फिर Ka3 भी आपको गिवन हो। तो वैसे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो पहले ये क्वेश्चंस आपको बेसिक समझाते हैं कि आप कैसे सारी चीज़ें मैनिपुलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक अपने फंडामेंटल्स के साथ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं H2S को। H2S को सिर्फ सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास H2S देखते हैं, बेसिक अपना फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। H2F को यहाँ पर अपन क्या कराते हैं, डिसोसिएट कराते हैं। मान लेते हैं कि इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो थी C मोलर, जो अपने सब केस में मानते हैं क्योंकि अपन बेसिक फॉर्मूला भी ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सबसे पहली बार डिसोसिएट करेगा तो लेट α1 बी द डिग्री ऑफ फर्स्ट एसोसिएशन। जब सबसे पहली बार डिसएसोसिएट कर रहा है तो डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन सबसे पहली बार इसकी अपन ने ले ली α1। तो α1 सिर्फ इसकी है, पर ये सबसे पहले कितना है, C मोलर। तो C मोलर के लिए उसके लिए डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन कितनी हो जाएगी, दैट इज C इंटू α1। ये बात सबको क्लियर है। C मोलर के लिए उसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी हो जाएगी, C इंटू α1। अभी जब फर्दर टूटेगा, जब ये अपने पास जो रिएक्टेंट है जब ये प्रोडक्ट में टूटेगा तो ये एक H प्लस एक प्रोटॉन रिलीज करेगा, प्लस ये और क्या फर्दर रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा अपने पास HS माइनस। तो जितना रिएक्टेंट लॉस करता है उतना प्रोडक्ट गेन करता है। तो उसने लॉस कितना करा बच्चे, Cα1, α1 डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन था, और C मोलर के लिए कितना लॉस करा, Cα1। तो जितना भी प्रोडक्ट बना वो कितना बनेगा, मास गेन बाय प्रोडक्ट इज द मास लॉस बाय रिएक्टेंट, दैट इज द बेसिक लॉ। तो α1 की H प्लस कितना बनेगा यहाँ पर, Cα1 ही बनेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस कितनी होगी यहाँ पर, वो भी होगी कितनी, Cα1। अब फर्दर क्या हो सकता है, HS माइनस एक बार और क्या हो सकता है, डिसएसोसिएट हो सकता है। तो उसको अपन एक बार और क्या करा देते हैं, डिसएसोसिएट करा देते हैं। तो अभी इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन है Cα1 मोलर इज द कंसंट्रेशन एट इनिशियल पॉइंट, किसकी, HS माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, Cα1 मोलर। अब ये फर्दर डिसएसोसिएट करेगा तो उसको फर्दर डिसएसोसिएट कराते हैं। अब ये सेकंड टाइम डिसएसोसिएट कर रहा है तो उसकी दूसरे टाइम डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन कितनी मान लेते हैं, α2। तो C मोलर के लिए ये Cα1 पूरा इतना लॉस करा था, तो Cα1 के लिए कितना, अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन α2 है तो कितना लॉस करेगा, Cα1 तो पहले से था इंटू α2। ये बात क्लियर है। Cα1 तो उसकी पहले से थी, जितना ये यहाँ पर गेन होकर आ रखा था, Cα1 इसकी यहीं पर थी। इसके बाद अपने इसको फिर लॉस करा दिया कितना, α2 उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और लॉस करा दिया। तो उसके लिए टोटल कितना लॉस करेगा, Cα1 पहले से था इंटू α2। अब जब फर्दर लॉस करेगा तो फर्दर ही अपने पास एक और H प्लस यहाँ पर रिलीज कर रहा होगा, प्लस यहाँ पर क्या रिलीज कर रहा होगा, S2 नेगेटिव। तो ये कितना बनेगा, इस केस में H प्लस कितना बनेगा, इस केस में जितना इसने लॉस करा Cα1 Cα2 तो उतना अपने पास H प्लस बन जाएगा। सेम S2 माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, अगेन सेम C ऑफ α1 इंटू α2, ठीक है। ये अपने पास आ गया। तो सबसे पहला जो केस है, सबसे पहले केस में अपन को डिस्कस करना है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अपन को टोटल किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है अपने को किसकी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है। कि फाइनल जब पूरा डिसएसोसिएशन हो चुका है तो फाइनली अपने पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी बची। तो यहाँ पर लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन टोटल। टोटल आपके पास कितनी कंसंट्रेशन बची H पॉजिटिव की। तो सबसे पहले जब डिसएसोसिएट हुआ तो कितनी थी, Cα1 थी, ठीक हो गया, प्लस फिर यहाँ पर फर्दर डिसएसोसिएट होके आए तो कितनी बची, Cα1 इंटू Cα2। तो यहाँ पर कितनी बची, Cα1 इंटू Cα2। तो यहाँ से Cα1 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच जाएगा अंदर कितना, 1 प्लस α2। और आप सबको पता है बेसिक अजम्पशन ये होता है कि अपन 1 प्लस ऑफ अल्फा को के बराबर ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 के बराबर ले लेते हैं। तो फाइनली ये जो
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकल के आई टोटल, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल निकल के आई वो किसने आई, C अल्फा वन। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, चाहे आप Ka2 भी निकाल रहे हो या आप Ka1, फॉर लेट सपोज कि मैंने यहाँ से Ka1 निकालने की कोशिश करी, तो Ka1 आप कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2S माइनस। तो यहाँ पर आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना रखोगे, यहाँ पर आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रखोगे C अल्फा वन। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। एक मिनट, रब क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को बहुत ध्यान से देखना, कई लोग भाई, कई बच्चे इस केस को मिस करते हैं। और यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर Ka2 जब आप निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस। यहाँ पर भी आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी लिखनी है बच्चे, C अल्फा वन ही लिखनी है। जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगी वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी, वो C अल्फा वन पर डिपेंड करेगी और हमेशा क्या रहेगी अपने पास, ऑलवेज इट विल रिमेन एज कॉन्स्टेंट। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देने वाली है, जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होगी वो कितनी रहेगी, हमेशा C अल्फा वन ही रहेगी, यानी कि Ka1 पे ही अपने पास क्या कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई, उसके बाद अपन को किसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, HS माइनस। इसके बाद अपन कैलकुलेट कर लेते हैं किसकी कंसंट्रेशन, HS माइनस। एक मिनट, यहाँ पर एक लाइन जैसी खींच देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, अगर इसका आपने एक आध इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर लिए देन यू विल बिकम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट। अगर यहाँ पर अपन निकाले कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस, तो कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस कितनी है, देखो यहाँ पर HS माइनस ने यहाँ पर कर रखा है गेन, तो उसकी कंसंट्रेशन को अपन लेंगे पॉजिटिव में, तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन आ गई प्लस का C अल्फा वन। अब यहाँ पर तो C अल्फा वन इंटू C अल्फा टू लॉस कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस साइन नहीं आएगा, यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव का C अल्फा वन इंटू C अल्फा टू। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ C अल्फा वन, तो अपने पास अंदर कितना बचेगा, वन माइनस ऑफ अल्फा टू, और आप सबको पता है कि वन माइनस ऑफ अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू वन। ये वन माइनस अल्फा वाली जो क्वांटिटी है उसको अपन अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल रखते हैं, वन के इक्वल रखते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वन माइनस अल्फा को अपन वन के इक्वल कब रखते हैं, जब अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 5% होता है, तब अपन इसको वन के इक्वल नहीं रख सकते। पर अगर अल्फा मतलब अगर अल्फा की वैल्यू, यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, ये जो केस है ना, ये जो पर्टिकुलर चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, ये जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये इसमें स्टार मार्क लगा देना, ये जो आप डायरेक्टली रखते हो ना, अगर अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 5% हो या फिर अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0.05 हो, तो इन दोनों केसेस में आप अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा को क्या रख सकते हो, डायरेक्टली इक्वल्स टू वन रख सकते हो। या फिर अगर Ka और C की बात करें, अगर Ka अपॉन C की वैल्यू लेस देन है किससे, 25 इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर, 25 इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर से अगर इसकी वैल्यू लेस देन है, तो इस केस में अपन वन माइनस अल्फा को किसके बराबर रख सकते हैं, वन के बराबर। अगर Ka बाई C की वैल्यू बड़ी हो जाती है किससे, 25 इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर से, तो इस केस में आप वन माइनस अल्फा को डायरेक्टली वन के इक्वल नहीं रख सकते। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेईई एडवांस्ड में एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के भी क्वेश्चन सॉल्व हुई थी। कैसे सॉल्व हुई थी, क्योंकि जो फाइनली आपके पास Ka निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। अब आपको कुछ पता तो होता नहीं है और आप डायरेक्टली क्या करते हो, यहाँ पर वन माइनस अल्फा को किसके बराबर पुट कर देते हो, वन के बराबर पुट कर देते हो। तो हर केस में सही नहीं होता, सबसे पहले आपको Ka बाई सी यहाँ पर चेक करना होता है, क्या Ka बाई सी लेस देन 25 इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर है। अगर है तो फर्दर यू कैन प्रोसीड, यू कैन टेक डायरेक्टली वन माइनस अल्फा एज वन। बट अगर ये वन के इक्वल नहीं है, बाई चांस अगर ये इस केस में वन के इक्वल नहीं है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप क्वाड्रेटिक बनाते हो कैसे, C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ka माइनस Ka इंटू अल्फा, एक मिनट, Ka इंटू अल्फा, तो यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक बन जाती है C अल्फा स्क्वायर प्लस Ka अल्फा माइनस Ka इज इक्वल्स टू जीरो। फिर इसके दो रूट x1 और x2 आपको निकालने पड़ते हैं। फर्दर सॉल्व ये सब केसेस आपने पढ़े होंगे, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट केसेस। अपन जो मेन कंसेप्ट है अपन उसमें फोकस करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा भटकेंगे तो ये लेक्चर कुछ ज़्यादा देर तक चला जाएगा। एक मिनट, फिर ज़्यादा डेप्थ जाने में ऐसा होता है मतलब सारी चीज़ें फिर बतानी पड़ती है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ अभी अपन पॉलीप्रोटिक पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ अपन क्या करेंगे, पॉलीप्रोटिक पे ही फोकस कर रहे हैं, अपने पास होंगे ज़्यादा इधर उधर की बातें अपन क्या करेंगे यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H माइनस अपने पास आ गई क्या, बिल्कुल सर, कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस भी अपने पास आ गई एंड दैट इज़ ऑल्सो C अल्फा वन। ये अपने पास किसकी कंसंट्रेशन आ गई, ये अपने पास कंसंट्रेशन आ गई HS माइनस की। अब क्या करते हैं अपन, Ka1 कैलकुलेट करते हैं। Ka1 कितना होगा, ध्यान से देखना,
फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन का Ka1 कितना होगा, तो फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन का Ka1 अपने पास होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस अपॉन कितना आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2S। तो Ka1 कितना आ गया अपने पास, Ka1 अपने पास आ गया, इसकी कंसंट्रेशन है C अल्फ़ा वन इंटू इसकी कंसंट्रेशन है C अल्फ़ा वन अपॉन HS माइनस की जो कंसंट्रेशन है, HS माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, एक मिनट, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी बची हुई कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा वन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको। यहाँ पर कितना आ जाएगा C इंटू वन माइनस अल्फ़ा वन। ये कैसे होगा C इंटू वन माइनस अल्फ़ा वन, इस सबको क्लियर होगा क्योंकि पहले ये था कितना इनिशियल C मोलर और इसने लॉस कितना करा C इंटू अल्फ़ा वन, तो ये बचा कितना C माइनस C इंटू अल्फ़ा वन। अरे यार ये देखो H2S इनिशियली कितना था, इनिशियल इसको मैं U ले लेता हूँ, इनिशियल था C, फाइनल V कितना हो गया C अल्फ़ा वन, तो बचा कितना U माइनस V, तो कितना बचा C माइनस C इंटू अल्फ़ा वन, तो C कॉमन आया 1 माइनस अल्फ़ा वन, ये क्या हुआ अपने पास एट लास्ट बच गया। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पर लिख रखी है, बाकी कुछ भी नहीं लिखी है। ठीक है, ये लिखिए मैंने यहाँ पे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे C से C कैंसिल आउट, 1 माइनस अल्फ़ा वन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, तो Ka1 मेरे पास किसके बराबर आ जाता है, Ka1 मेरे पास निकल के आ जाता है C इंटू अल्फ़ा वन का स्क्वायर। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा वन, तो अल्फ़ा वन मेरे पास निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Ka1 डिवाइडेड बाई C, लिटिल बिट ऑफ लॉजिकल, क्योंकि अल्फ़ा भी आपके पास रूट अंडर Ka बाई C ही निकल के आता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पहला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फ़ा वन, उसकी वैल्यू ये निकल के आती है। अब निकालते हैं अपन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी निकल के आई, वो कितनी निकल के आई थी, वो अपने पास निकल के आई थी C इंटू अल्फ़ा वन, तो उसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो C इंटू Ka1 डिवाइडेड बाई C और इसकी होल पावर 1/2, या फिर फर्दर यू कैन ऑल्सो रिटर्न इट एस, कितना लिख सकते हैं अपन इसको Ka इंटू C की पावर 1/2। तो अगर कोई पूछे आपसे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आई, तो वो कितनी आ गई अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इस यहाँ पर Ka1 आएगा, तो ये आ गई अपने पास Ka1 इंटू C और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 1/2। और अगर आपके पास H प्लस आ गया तो क्या आप यहाँ से pH भी निकाल सकते हो। pH का जो बेसिक फॉर्मूला होता है अपने पास, वो उसी से आपको pH निकालना है, pH इक्वल्स टू pKa माइनस log C डिवाइडेड बाई 2 होता है, पर यहाँ पर pKa की जगह pKa1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा अपने पास log ऑफ C डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका pH निकल के आ जाएगा। और ये जो है pKa1 ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट पे अपने पास क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी ध्यान देने वाली है, ये वाली चीज़ Ka बाई C की वैल्यू हमेशा लेस देन किससे होनी चाहिए, 25 इंटू 10⁻⁻⁴, तभी अपन क्या कर रहे हैं 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 लिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके दिल और दिमाग में एकदम बैठी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इन एक्चुअल ये जो Ka बाई C की वैल्यू है, क्या ये इन एक्चुअल ही हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻⁴ से छोटी आ भी रही है, या फिर अपन सिर्फ बिल्कुल खाली फालतू की बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट करके देख लेना कि वाकई में ये अपने पास आ रही है या फिर खाली अपन मजाक कर रहे हैं। तो एक बार छोटा सा इसका कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। अभी pKa1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्या था अपने पास चीज़, यहाँ पर अपन को क्या क्या चीज़ गिवन थी, यहाँ पर H2S की कंसंट्रेशन गिवन थी कितनी 0.1 मोलर की कंसंट्रेशन गिवन है। Ka1 के लिए चेक करना है, तो Ka1 कितना गिवन है 10⁻⁻7 गिवन है, और Ka2 के लिए अभी बात नहीं कर रहे हैं, Ka2 कितना गिवन है 10⁻⁻14 गिवन है। हाँ, तो अपने पास क्या होना चाहिए, Ka1 डिवाइडेड बाई C, इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किससे, 25 इंटू 10⁻⁻4 से। तो Ka1 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू कितनी है, C है अपने पास 0.1, इसको 10⁻⁻1 लिख लेते हैं। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाँ बिल्कुल छोटी है, 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, तो इट विल बिकम 10⁻⁻6, और इसकी वैल्यू बिल्कुल छोटी है किससे, 25 इंटू 10⁻⁻4 से। तो अपन जैसी अपन ऊपर चीज़ें करते आ रहे हैं, अपन उसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, आगे प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक स्टेप ही अपन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज pH। तो pH किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, pKa1 माइनस यहाँ पर होता है अपने पास जनरल फॉर्मूला log C डिवाइडेड बाय कितना होता है 2। तो pKa1 कितना है 10⁻⁻7, वैल्यू जब पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो 7 माइनस log C 10⁻⁻1 पुट करोगे तो कितना बन के आ जाएगा, 7
माइनस इंटू माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बन के आ गया 4। तो अगर पी एच हमारे पास 4 आया है, पी एच अपने पास 4 आया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकल के आ गया 10⁴। ये पता है ना ये चीज़ कैसे आई, क्योंकि हमारे पास जो pH होता है वो कितना होता है, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो इस फॉर्मूले में रख के आपके पास ये चीज़ आई। अगर pH आ गया तो क्या आप यहाँ से POH निकाल सकते हो। ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी, ये चीज़ें अब डायरेक्ट है, ये चीज़ें सब आपको आनी चाहिए आई गेस। 10⁻⁻4 मोलर। अब यहाँ से आप कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितनी आ जाएगी, 10⁻10 मोलर। ये बहुत बेसिक है। कहाँ से आया कोई पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाया भाई साहब, पी एच प्लस पी ऑफ ओ एच दैट इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से पी ऑफ ओ एच कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया मेरे पास 10। तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻10 मोलर। तो वेरी बेसिक, इट इज़ वेरी बेसिक। पी ओ एच आ गया अपने पास, और क्या क्या आ गया, पी एच आ गया। अब क्या करते हैं कि करके कंसंट्रेशन निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरे को सबसे बेसिक दिखता है वो अपन लगाते हैं Ka1 का फॉर्मूला, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Ka1 किसके बराबर होगा अपने पास, Ka1 अपने पास बराबर होगा, क्वेश्चन में देखना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस अपॉन किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2S के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हमारे पास, Ka1 क्या, Ka1 क्या अपन को गिवन है, क्या अपन को Ka1 गिवन है, बिल्कुल सर गिवन है 10⁻7 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आई, 10⁻4 इंटू, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर नॉइस हो गया था, 10⁻7 इक्वल्स टू 10⁻4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच एस माइनस, ये अभी अननोन है, ये चीज़ अपन को अभी निकालनी है तो उसमें कुछ नहीं रखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज इक्वल्स टू 10⁻1। तो यहाँ से अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपको कंसंट्रेशन ऑफ एच एस माइनस कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 10⁻3, और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास 10⁻4 मोलर। 10⁻4 मोलर अपने को क्या मिलेगी, कंसंट्रेशन ऑफ एच एस माइनस भी क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। अब अपने को क्या निकालनी है, एक और चीज़ निकालनी है अपने को, क्या क्या आ गया अपने पास, H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई भाई साहब, OH माइनस की आ गई, HS माइनस की आ गई, PH आ गया। हाँ अब निकालनी है अपने को H2 माइनस की कंसंट्रेशन। बहुत बेसिक यार, H2 माइनस की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, ये सब चीज़ पता है आपको, ये चीज़ पता है तो Ka2 लगा दोगे तो आपका डायरेक्टली रिजल्ट निकल के आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लगा दोगे Ka2 इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव। तो Ka2 कितना गिवन है बच्चे, 10⁻4 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी रखोगे, वही रखनी है जो पहले केस में रखी, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस में। कई बच्चे घबराते हैं कि सेकंड केस का Ka2 है तो क्या इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस सेम हो रहेगी या नहीं भी रहेगी। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस इट विल ऑलवेज रिमेन सेम एज इन केस 1 एज इन केस फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। Ka2 कितना गिवन था मेरे को, Ka2 मेरे को गिवन था 10⁻4 ही गिवन था ना, हाँ Ka2 मेरे को गिवन था 10⁻4। तो यहाँ पर जब आप रखोगे H प्लस की जगह 10⁻4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस 10⁻4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस, तो यहाँ से आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस कितनी निकल के आ गई, 10⁻4। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो मेरे को माफ़ कर देना, शायद यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, पर होगी नहीं, बिल्कुल अपन ने बेसिक से सॉल्व कर रखा है। तो जितनी भी चीज़ें पूछी थी एटलीस्ट क्वेश्चन में अपन ने उतनी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लिया है। कई बार इस टाइप की क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए, पॉलीप्रोटिक एसिड्स की मैंने आपको थोड़ी बहुत पहले डेफिनेशन वगैरह दी कि क्या होता है अपने पास पॉलीप्रोटिक एसिड। इसमें बस एक दो चीज़ों का ही मेन ध्यान रखना होता है आपको, वो चीज़ें मैंने सारी इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रखी हैं। फर्दर अगर नेक्स्ट वीडियो में अपन को टाइम मिला, टाइम की बहुत लिमिटेड शॉर्टेज होती है अपने पास, पर जैसे बहुत अपन को टाइम मिला तो वैसे वैसे अपन क्या करेंगे, थोड़े बहुत इसके एडवांस लेवल पर, सॉल्युबिलिटी पे भी कई सारे एडवांस लेवल के कंसेप्ट होते हैं जो कई जगह नहीं पढ़ाए जाते हैं। पर आप बिल्कुल बताना क्या आपने ऐसा कंसेप्ट पहले पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा था तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि कुछ नई चीज़ आपको सिखा के, अगर पहले से पढ़ रखा तो दैट्स वेल गुड, वेल इनफ, इट इज़ गुड फॉर यू। तो आज की वीडियो में तय रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।